नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में जिसका नाम है राइजिंग स्टार्स। राइजिंग स्टार्स यानी मार्केट के वो लोग, उन दिग्गजों से आपकी परिचय कराएंगे हम जो मार्केट को अब नई पीढ़ी के लोग हैं और अपने तरीके से देखते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। आप सब उनसे परिचय जरूर होंगे, लेकिन आज आपको ठीक से उनसे परिचय कराएंगे कि वो कौन है, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और किस किस तरीके से वो मार्केट को अब अप्रोच कर रहे हैं। तो इस शो का मकसद ये है कि बाजार के जो नए हीरोज़ बन रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात कराई जाए। तो आज के हमारे राइजिंग स्टार हैं विकास खेमानी जी। कार्नेलियन एडवाइजर्स चलाते हैं, बड़ा एडवाइजरी फर्म है इनकी और एक बहुत लंबा सफ़र आपने शुरू किया विकास जी। इससे पहले कि हम लोग थोड़ा और बातचीत करें, पहले हम ये जानना चाहते हैं कि विकास खेमानी कौन है। मैं भी एक आप जैसा इंसान हूँ, एक प्रोफेशनल हूँ। कैसे शुरू की ये जर्नी है? मतलब बहुत लोग ये जानना चाहते हैं विकास ने कैसे शुरू की, कहाँ से शुरू की, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा है कि मतलब मैं भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ। जन्म मेरा एक बहुत ही छोटे से गांव में, राजस्थान के गांव में हुआ, जहाँ से फॉर्चुनेटली बचपन में दादाजी से थोड़ी बिजनेस की छोटी मोटी सीखें मिल गई, उनके साथ दुकान पे बैठ बैठ के तो सीखा काफ़ी उनके साथ साथ। फिर संयोग से हमारे पिताजी सूरत शिफ्ट हो गए, तो वहाँ हम भी चले गए। पर एक जो 90s का पीरियड आया था, तो और जब मैं चूँकि मिडिल क्लास में है तो हम एक पैसा बनाने का बड़ा ख्वाब सब देखते हैं। सबका एक बड़ा ख्वाब होता है। और जब 90s के टाइम पे जो हर्षद मेहता की एक बूम चली थी, तो उस टाइम हम भी इसके तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो गए थे कि मार्केट क्या चीज़ है। और उसमें हमने भी उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे? उस टाइम हम कॉलेज में थे, पढ़ रहे थे। पर वो सपने हमेशा से पहले से देखते थे बड़े बनने के, क्योंकि जो हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ बड़े सपने रहते हैं। तो बस उसी वो ट्रैक करते करते थोड़ा बहुत पिताजी से पैसे लेके लगाए, थोड़े पैसे बने, फिर डुबा भी दिए। तो ऐसे करके शुरुआत हुई। पर एक वो जज्बा था कि शुरुआत में जो उसकी नींव पड़ी दादाजी के साथ काम करते करते, उनके दुकान के पे बैठते थे तो कैसे बिजनेस होता है समझने की। तो एक वो था कि बिजनेस कैसे होता है, पैसे कैसे बनाए जाते हैं, एक जुनून था। तो उसी को मेरे को अट्रैक्ट करता था कैपिटल मार्केट्स। तो वो अट्रैक्शन के चक्कर में धीरे धीरे और मतलब आपने कॉलेज जमाने से शेयर खरीदने शुरू कर दिए थे? हाँ जी, हाँ जी। ये 90s की बात है, 1990। 90s तो 1990 में शेयर खरीदे। अच्छा, जो उस समय जो शेयर खरीदे उसमें फायदा हुआ था? शुरुआत में फायदा हुआ था, जब क्योंकि हर्षद मेहता की तेजी थी और बाद में सारे के सारे पैसे डूब गए। वो शायद सबको दो ट्यूशन फीस देनी पड़ती है, और मैंने भी दी, क्योंकि हम लोग क्या शुरू में पैसे बनाते हमको लगता है हम बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार है, करेक्ट। और वो होशियारी मार्केट 3 दिन में दिखा देता है। तो वो एक वो आई थिंक शायद सब अपने अपने तरीके से वो ट्यूशन फीस देते हैं, और उन्हीं गलतियों से सीख चालू होती है। तो फिर आपने सीए कर लिया, सीएफए कर लिया और बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली। तो फिर ये नहीं सोचा कि पूरी तरीके से मार्केट में ही घुस जाए, फिर कि पहले जॉब कर लिया जाए, थोड़ा कमा लिया जाए, थोड़ा सीख लिया जाए? कैसे क्या? बिल्कुल वही किया। तो जैसे कि मैंने 94 में पिताजी के करीबन 3-4 लाख रुपए का नुकसान किया, जो मेरे पिताजी के लिए बहुत बड़ी रकम थी उस समय। उन्होंने अपनी पूंजी में से कैसे कैसे करके बिजनेस में निकाल के दी। तो एक था ना कि ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, और अभी ये कैसे हुआ, इसको कुछ ना कुछ करना है, पर अभी आता है नहीं, तो उसको सीखना है। तो उस सीखने के लिए मैं सूरत से बॉम्बे आया। वहाँ पे पहले पढ़ाई की, पूरा सीए पूरा किया, फिर मैंने कुछ नौकरियाँ की, ICICI सिक्योरिटीज़ में नौकरी की। फिर बाद में संजोग से मेरे को एडवाइस में अच्छी, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं, रशीद साहब से मिला, तो उनके साथ में मैं काम करा। 17 साल मैंने काम किया, बहुत लंबा समय काम किया। उस पीरियड में मेरे को इन्वेस्टिंग के पूरे हुसूल और प्रिंसिपल्स सीखने को मिले, और बिजनेस कैसे चलाते हैं उसको सीखने। बिकॉज मैं जो कि वहाँ पे CEO था फॉर लंबे समय तक, मैंने खुद बिजनेस बनाए, ग्राउंड अप बिजनेस चालू करके उनको बड़ा बनाया। तो बिजनेस कैसे होता है वो सीखा, और इन्वेस्टिंग कैसे होता है वो सीखा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो से एक बहुत अच्छा समझ आया कि क्या चीज़ बिजनेस को चालू करने में लगती है, क्या चीज़ बिजनेस को बड़ा करने में लगती है, और क्या रिस्क्स होती हैं, और वही सारे फंडे जो है आप इन्वेस्टिंग में भी लगा सकते हो। तो मेरे को एक तरह से कहा जाए तो फर्स्ट हैंड बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस भी हो गया, और साथ साथ में इन्वेस्ट करने का भी एक्सपीरियंस हो गया। तो वो एक काफ़ी यूनिक सा। अच्छा, ये शो इन्हीं लोगों के लिए है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, और जिन्होंने खुद स्क्रैच से शुरू किया और यहाँ पे आके मुकाम हासिल किया। 20 साल में आपने ये सब कर लिया। हाँ जी। तो ये जो 3 फंडे आपने बताया कि बिजनेस कैसे बड़ा करें और क्या गलती ना करें, ये बताइए जरा, क्या चीज़ थी? क्या एक वो ट्रिक होती है कि जो गलती नहीं करनी कभी? ना, गलतियां तो होंगी, गलतियां ऐसा हो ही नहीं सकता गलतियां, चाहे आप इन्वेस्टिंग करें या बिजनेस करें। नहीं, जो कॉमन मिस्टेक लोग कर देते हैं, गलती वो एक गलतियां तो होंगी।
वो एक चीज़ है कि गलती करो तो इतनी बड़ी गलती मत करो कि आप खड़े ना हो पाओ, और दूसरी हर गलती से सीखो और उसको इम्प्रूव करते जाओ। गलती चाहे कोई भी इंसान हो, आज भी मैं गलती करता हूँ, तो ऐसा गलती हर आदमी हर समय पे करते हैं, नई गलती होगी, तो वो तो एक लर्निंग की जर्नी है। और ये लर्निंग चाहे कितने भी मैं आपको वर्बलाइज कर दूं, कितना भी आपको एक्सप्लेन कर दूं, आप फिर भी वो सेल्फ एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है। पर हाँ, एक ब्रॉड ये होता है कि भाई मैं कितना भी आपको आज बताऊं, पर वो जब तक आप खुद अपनी जर्नी से नहीं जाओगे आपको नहीं मिलेगा। सो जो इन्वेस्टिंग के एक अलग गलतियां हैं लर्निंग से, बिजनेस के अलग लर्निंग से। जब आप बिजनेस बनाते हो तो आपको एक जुनून चाहिए कि हमको ग्रो करना, आपके डिफरेंशिएशन क्या, आप क्यों बड़ा बन सकते हो, आपकी रेलेवेंस क्या है। हमने जब एडलवाइस में बिजनेस चालू किया तो 20-30 लोगों की कंपनी थी, वहाँ से हम इतनी बड़ी कंपनी बने। तो वहाँ पे भी एक अच्छे लोगों की टीम थी, पैशनेट लोग थे, जुनून था कि कुछ बनाना है। तो वो जुनून के चक्कर में लग गए। जुनून ही आगे ले जाता है, जुनून ही आगे ले जाता है आदमी। ये बात तो सही, जुनून आगे ले जाता है। अच्छा, फिर जब आपने इतनी लंबी नौकरी कर ली, फिर आपने एक दिन सोचा कि अब अपना काम किया जाए, कुछ अपने बिजनेस का, चूंकि बैकग्राउंड में था और कुछ मन भी था, तो इन्वेस्टिंग का ही बिजनेस किया जाए। तो ये ख्याल कब आया और कैसे आया? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि जैसे कि बिजनेस करना था, ये पक्का था। और मेरी पत्नी है, उन्होंने एक बार कहा कि मैंने तो सोचा था कि मेरा पति बिजनेसमैन होगा, तो ये भी एक इंस्पिरेशन था कि चलिए अभी इनको भी इनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। और बिजनेस करना हमेशा मेरे मतलब हर सक्सेसफुल आदमी की पीछे महिला का हाथ होता है, और ये फिर से साबित हो गया एक बार। जी, उनका बिल्कुल बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर और इन्वेस्टिंग इज समथिंग विच मेरे को बहुत अच्छा लगता है, नए नए बिजनेस मॉडल ढूंढना, इसमें क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटी है। और मैं एक थोड़ा ऑप्टिमिस्ट किस्म का इंसान हूँ, तो इन्वेस्टिंग में आपको बहुत ज़रूरत होती है ऑप्टिमिज्म की, राइट। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए जिसमें इन्वेस्टिंग जो आप एंजॉय करते हो वो भी हो और बिजनेस भी बन जाए। तो एसेट मैनेजमेंट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप इन्वेस्ट भी करते हैं, रोज नई कंपनी से मिलते हैं, रोज नए बिजनेस को इवैल्यूएट करते हैं, क्या चलेगा। आपको ग्लोबल मैक्रो समझना पड़ता है, आपको लोकल मैक्रो समझना पड़ता है, आपको बिजनेस समझना पड़ता है, आपको मैनेजमेंट को समझना पड़ता है, लोगों की जजमेंट लेनी पड़ती है। ये एक ऐसा फील्ड है जो आपको हमेशा एक्साइटिंग रखता है, एंगेज रखता है, कुछ ना कुछ नया होते रहता है। इट्स वेरी एक्साइटिंग फील्ड। तो ऐसे बिजनेस भी बन रहा है और उस एक्साइटमेंट को दोनों का एक मैरी हो रहा था। और मेरा ये मानना है कि अगले 10 साल में इंडिया के अंदर इतनी प्रगति होने वाली है, इतनी प्रोग्रेस होने वाली है कि हम लोग सब सरप्राइज जाएंगे। तो मुझे लगा कि ये 10 साल के पीरियड में कुछ ना कुछ बनाना है। अच्छा, रोज सुबह उठ के सबसे पहले आप गर्म पानी नींबू पीते हैं, या SGX निफ्टी देखते हैं, या डाउ देखते, क्या देखते हैं सुबह उठ के? सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान को, जो मेरे को दिया बहुत अच्छा, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ। उसके बाद मैं गर्म पानी पीता हूँ। मैं मार्केट 9:30 बजे तक नहीं देखता हूँ। 9:30 बजे तक? देखिए, ये लर्निंग है। हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गर्म पानी और नींबू बेस्ट चीज़ होती है, ये ज़रूर करना चाहिए। तो ये विकास की जर्नी है जो हमने सीखा, देखा, समझा कि कैसे यहाँ से शुरू किया। अब यहाँ से कहानी हर एसेट मैनेजर की, पोर्टफोलियो मैनेजर की, मार्केट एक्सपर्ट की अपनी एक स्टाइल होती है, अपनी एक रुचि होती है। इस शो का दूसरा प्रॉमिस ये है, पहला तो ये कि हम सबसे मिलवाएंगे, बताएंगे कैसे स्टार्स हम जो बन रहे हैं, राइजिंग स्टार हैं, हम उनकी गवाही बनना चाहते हैं। हम ये इतिहास बनाना चाहते हैं कि हमने विकास के साथ ये जर्नी की। दूसरा शो का प्रॉमिस ये है कि आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। हमने बहुत सारे लोगों की देखते हैं, तो वो अलग चीज़ क्या है, या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि आप मार्केट को कैसे अप्रोच करते हैं, क्या चीज़ आप देखते हैं? जी, बहुत सिंपल सी बात है। मुझे पता नहीं क्या स्टाइल है, बट मैं आपको आर्टिकुलेट करना चाहूँगा कि हम लोग कैसे करते हैं। तो एक तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग का बहुत फंडा कि आप हर चीज़ कॉमन सेंस से अप्रोच कर सकते हो। आपको वो बड़ा अनकॉमन होता कहाँ है? हाँ, वो बड़ा कॉमन सेंस अनकॉमन होता, तो आपको हाँ, पर वो आपको बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़े जार्गन फंडे ये सब नहीं चाहिए। आपको बहुत कॉमन सेंस चाहिए कि भाई ये बिजनेस का एग्जिस्टेंस क्यों है। ये बिजनेस अल्टीमेटली एक 3 चीज़ होती है, बिजनेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। कोई भी इन्वेस्टमेंट के 3 ही चीज़ है। बिजनेस कैसा है, उस बिजनेस की मतलब मोड कैसी है, वो आगे कितना ग्रोथ है, वो एक है। और उस बिजनेस में अगर आप उसका जोकी कौन है, मैनेजमेंट कौन है, ड्राइवर कौन है, वो अच्छा है। और अगर आपको सही प्राइस और दाम पे मिल गया, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब होता तब आप बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, राइट। पर चैलेंज है कि आप कैसे ढूंढें, कैसे करें। ये अच्छा, मोड का मतलब वर्चस्व है कि ऐसा बिजनेस जिसमें चैलेंज नहीं है उसके सामने, या उसने ऐसी बिजनेस इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी कि आप टच नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं मैनेजमेंट को, सबसे ज़्यादा महत्व कि आदमी कैसे। सबसे बड़ा अगर आपका रिटर्न लॉन्ग टर्म में आप देखें 5-10 साल में,
उस धंधे को, बिजनेस को चलाने वाला आदमी कैसा है, वो टीम कैसी है, उनका नियत कैसी है, उनकी अप्रोच कैसी है, उनके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कैसी है, उनके उसके ऊपर पूरा काम करना पड़ता है। वो सोचते कैसे हैं, वो सोचते कैसे हैं, उनके व्हाट इज देयर मोटिवेशन, व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, यू नो, वो बहुत बड़ी चीज होती है। कॉम्पिटेंस, उनकी कॉम्पिटेंस कैसी है, उनकी काबिलियत कैसी है, उनकी मोटिवेशन क्या है, कि कितना वो, और लास्टली इंटीग्रिटी कि उनकी प्रतिष्ठा क्या है, कितना वो भरोसे के लायक है। हाँ, तो कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी एंड मोटिवेशन, ये 3 चीजें बहुत बड़ी महत्व रखती है उसके। और उसके बाद आप देखो बिजनेस के ड्राइवर्स कैसे हैं, कितने दूर तक जा सकता है, स्केलेबिलिटी कितनी है। क्योंकि बड़ा पैसा जब बनता है कि जब कोई आप एक बड़ी लार्ज अपॉर्चुनिटी में किसी छोटी कंपनी को जो आगे 5, 7, 10 साल में बड़ी बन सकते पकड़े, वहां पैसा बनता है, राइट। और तीसरी एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होता है कि ऐसी क्या दृष्टि है मेरे पास जो मार्केट के पास नहीं है, इसको देखने की। सर यही तो मैं जानना चाहता हूँ वो क्या चीज है, क्या परसेप्शन है, मार्केट इस चीज को पर्टिकुलर तरीके से देखता है, और हमारे पास ऐसी क्या इंसाइट है जो मार्केट से थोड़ी ज्यादा है। वो जगह अगर आपको मिल जाए तो आप थोड़े बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। और ये बहुत बार अपॉर्चुनिटी आती रहती है मार्केट में, अलग अलग धारणाएं बनती रहती हैं किसी कंपनी के बारे में। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आईसीआईसीआई बैंक को शायद बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने राइट ऑफ कर दिया था पिछले 10-15 सालों में, बहुत सारे कारणों की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। 2019 में जब बख्शी साहब आए तब उन्होंने कोई बैंक को रीओरिएंट करना चालू किया, पर 6-8 महीने तक इन्वेस्टर ने किसी को देखा भी नहीं, उन्होंने वो वहीं पे धारणाएं बनी रही। पर हमने जब उस पर काम किया तो हमको पता चला कि मार्केट का परसेप्शन और रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क है। तो हमको जो एक अलग से इंसाइट दिखी, तो हमने लगा कि यहाँ पे तो पैसा लगाने जैसा है, तो मार्केट जो देख रहा है और रियलिटी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और जब हमने पाया कि ये जब ये गैप फिल होगा, ये कंपनी अच्छा करेगी, इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा और वेल्थ क्रिएशन होगा, री रेटिंग होगी, तो वो हम ऐसे कुछ ना कुछ देखते रहते कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो है सब कॉमन सेंस, बट उस इंसाइट्स में अगर आप थोड़ा ध्यान दो कि भाई जो मार्केट है हर चीज को, और ऐसा भी होता है मार्केट किसी को भगवान बना दे कि इस कंपनी को कुछ नहीं हो सकता है, एग्जैक्टली, और फिर उसके अंदर ही रिस्क आती है, उसके अंदर ही रिस्क आती है। तो उस टाइम में आपको रिस्क देखना जरूरी हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपको कॉन्स्टेंटली ग्रैपल करते रहना पड़ेगा कि आपकी और मार्केट के इंसाइट में कहाँ पे कुछ रिकंसिलेशन हो सकता है। अरे कभी ऐसा लगता है कि हमने चुन तो लिया सही, लेकिन थोड़ी चूक हो गई, गड़बड़ हो गई, तो ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे फिर फैसला बदलने का? पहला उसूल होता है, गलती रियलाइज हो गई तुरंत बदलो, तुरंत सुधारो। फिर ये मत देखो मैंने 100 रुपये में खरीदा, 80 है तो वापस 100 आएगा तो बेचूंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल उसूल है कि गलती हुई तो गलती को सुधारो, उसकी इम्प्लीकेशन की चिंता मत करो कि मैं कैसा लगूंगा, क्या होगा, मेरा लोग क्या सोचेंगे। सुधारो, नुकसान हो गया, उसके बाद में आगे बढ़ो। फर्स्ट लॉस इज बेस्ट लॉस। तो गलती को कभी कैरी मत करो। ये बड़ा, ये सब लेसन्स हैं, आप लोग सुनते रहिए, देखते रहिए। तो अच्छा, फिर मार्केट में जैसे आपने कहा कि 3 चीज़ें बड़ी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि मैनेजमेंट देखिए पहले, और फिर उसकी पूरी बैंडविड्थ देखिए, बिजनेस मॉडल क्या है, कितनी स्केलेबल हो सकता है, फिर आप आइए वैल्यूएशंस पे। लेकिन कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कभी सस्ते नहीं मिलते, वैल्यूएशन उनका हमेशा हाई रहता है, उनको कैसे आप लोग अप्रोच करते हैं? तो कभी भी अगर कोई बिजनेस की ग्रोथ की दर कंटिन्यूस चलती रहेगी तो शायद सस्ता नहीं होगा, राइट। तो आपको सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ देखना पड़ता है उसका। अगर आपको लगता है वो सब करने के बावजूद भी बहुत महंगा, तो छोड़ दीजिए, जरूरी थोड़ी आपको उसी शेयर से पैसा बनाना। तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा सामान महंगा ही मिलता है ना, वो बात सही है, मैं नहीं कहता। अब वो किस महंगा को आप क्या बोलते हो, किससे कंपेयर करते हो? 10 का पी सस्ता हो सकता है, 20 का पी महंगा हो सकता है, आप किसको महंगा बोलते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो वो बिल्कुल जो अच्छी कंपनी होगी जो एवरेज से महंगी होगी, चाहे आप सेम इंडस्ट्री में भी देखेंगे तो एक बैंक दूसरी बैंक से महंगी होती है, और एक एफएमसीजी कंपनी दूसरी। सो आप एक इंडस्ट्री का रिलेटिव पी है, उससे आप देख सकते हैं। अगर मान लो एफएमसीजी का रिलेटिव एवरेज पी 40 है, उसको आप अगर दूसरे सेक्टर के 10 के पी से कंपेयर करेंगे तो वो ठीक नहीं है, राइट। तो हर चीज को एक इवैल्यूएट करने की वो तरीका होता है। और अगर लगता है कि, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसलिए मत खरीदिए कि आप दूसरे लोग आपको बताते हैं। यू कैन नेवर मेक मनी ऑन बोरोड कन्विक्शन। ये बात आपने बहुत बड़ी कह दी। हाँ, बोरोड नॉलेज पे कभी पैसा बन नहीं सकता, कभी नहीं बनता। आप खुद का ही नॉलेज लगाना पड़ेगा, खुद का ही इंफॉर्मेशन उस पे से, मतलब आपको कन्विक्शन जब तक नहीं आएगा, आपको उस बिजनेस पे मैनेजमेंट का कन्विक्शन नहीं होगा, तब तक आप पैसा बना ही नहीं सकते। तो क्योंकि मैंने आपको बता दिया, पर मार्केट में ऐसे बहुत बार मौके आते हैं कि
स्टॉक बिना कुछ कारणों के करेक्ट हो जाता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे राइजिंग स्टार्स में, लेकिन जब वापस आएंगे तो जानने की ये कोशिश करेंगे कि विकास चीज़ों को कैसे अप्रोच करते हैं। हर आदमी का अलग अलग अप्रोच होता है, तो विकास का अप्रोच क्या है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका राइजिंग स्टार्स में, और आज बातचीत हो रही विकास खेमानी से। और हमने अब तक काफ़ी बातचीत की, बचपन के कैसे इन्वेस्टिंग शुरू की। अब हम ये जानेंगे कि अप्रोच क्या है मार्केट को देखने का, साथ ही क्या पढ़ते लिखते हैं, वो भी तो जान लें कौन सी किताब पढ़ते हैं। अब ये बताइए कि इस समय आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन से सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे इस समय अंडर वैल्यूड हैं और बड़ी दिक्कतों में है, लोग कहते हैं कि यही समय है। ये ऐसा होता है कि जब मार्केट एकदम नीचे, यही समय लगाओ पैसा। तो आप कुछ स्टडी कर रहे हैं इस समय? बिल्कुल स्टडी हम तो करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ। कोई खास सेक्टर या कोई खास थीम? आप दो चार चीज थीम बताता हूँ आपको मैं, कि पेंडेमिक के बाद में एक बहुत बड़ा थीम इमर्ज हो गया है, जो शायद अगले 10 साल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा इंडियन बाजार के लिए। वो है मैन्युफैक्चरिंग में। ओके। पेंडेमिक से पहले मैन्युफैक्चरिंग में इतनी बड़ी ग्रोथ की दर नहीं थी, क्योंकि हम मोस्टली इंपोर्ट करते थे। अभी पेंडेमिक के बाद में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पे बहुत बड़ा फोकस दिया है। उसकी वजह से PLI आई है, टैक्स रेट्स कम हुई हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट की माहौल चालू हुई है। दूसरा, चाइना +1 की वजह से जो भी लोग पहले चाइना से इंपोर्ट करते थे वो अभी ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं, और इंडिया एक बहुत बड़ा क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव सोर्स फॉर आउटसोर्सिंग है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन कंजम्पशन और दूसरा एक्सपोर्ट के लिए, ये एक बहुत बड़ा थीम है। आज इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग GDP है वो $450 बिलियन है पेंडेमिक के समय। ये अगले 4-5 सालों में बढ़ के $1 ट्रिलियन हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये जब इतनी बड़ी ग्रोथ से कोई भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ग्रो करती है, तो उसमें ग्रोथ, वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो विकास, फिर जैसे मैन्युफैक्चरिंग तो एक बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें फिर और थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं, सेक्टर कौन से? बिल्कुल। तो उसके अंदर आप देखेंगे तो जहां पे इंडिया की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज है, वो सब सेगमेंट्स कौन से हैं? उसमें आते हैं APIs, केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, देन टॉय मैन्युफैक्चरिंग, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, और भी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे सेक्टर। बट ये सब सेगमेंट है, यहाँ पे इंडिया की इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडिया की कोर कॉम्पिटेंसी है। हमारे इंजीनियरिंग स्किल्स बेटर है, केमिस्ट्री स्किल्स बेटर है, लेबर कॉस्ट चाइना के लेबर कॉस्ट के बजाय 1/3 है, हमारी $200 है, वहाँ पे $750-800 है। सो जहाँ इन सब का हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वहाँ पे इंडिया की ये ग्रोथ आनी ही आनी है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। ये धीरे धीरे बढ़ रही है, सब सेक्टर में कंपनियां इसमें 20 से 25% ग्रोथ करेंगे। तो और ये सब इस समय कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। ये सब धीरे अलग अलग तरह के वैल्यूएशंस में है, कंपनी टू कंपनी है। बट ये सेगमेंट में जब मैंने एक ब्रॉड सेगमेंट बताया, इसका मतलब नहीं कि इसमें सब कंपनी अच्छी करेंगी। आपको जो कंपनी मैनेजमेंट वाला काम तो करना है, बिजनेस मैनेजमेंट वाला काम तो करना ही है। पर मैं ये कहना ही करूँगा, अगर इस आप नैरो सेक्टर इसको नैरो डाउन करके इसमें आप देखेंगे, तो मुझे लगता है एक इतना बड़ा, इनफैक्ट हमारे पास एक स्पेसिफिक फंड हमने इसीलिए लॉन्च किया हुआ है जो इन अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करे। क्या नाम क्या है उसको? हम बोलते हैं शिफ्ट स्ट्रैटेजी। शिफ्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि बड़े शिफ्ट हो रहे हैं, तो शिफ्ट को कैसे कैप्चर किया जाए। तो इसको इसीलिए हमने कि इस अपॉर्चुनिटी को डेडिकेटेड तरीके से कैसे कैप्चर किया जाए, इसमें हमने काम किया। ये PMS के तहत? हाँ जी, हाँ जी। वो 50 लाख वाला टिकट? हाँ जी, हाँ जी। ये जो है ना, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा भारी पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो तैयार होंगे आपकी थीम सुनने के लिए। अब इसमें एक सवाल ये आता है मेरे मन में कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि चाइना +1 वाली मैन्युफैक्चरिंग बिग है। एक जो सेक्टर जो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरा, वो ऑटो सेक्टर है ना। उसमें तरह तरह की स्टोरी चल रही है कि फ्यूल सब्स्टिट्यूट होना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आना है, और बैटरी भी आनी है। तो किसी को समझ नहीं आ रहा कि उसको प्ले कैसे किया जाए, मतलब ऑटो इंडस्ट्री के थ्रू करें कि मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू करें कि OEM वाला। आप लोग इसको कैसे स्टडी करें? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही जायज़ सवाल पूछा है। तो देखिए, इसमें 2-3 है। एक तो आप अगले 2 साल के लिए देखें और एक अगले 5-7 साल के लिए देखें। तो इसमें आज की डेट में इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें कौन विनर होंगे, हमको पता नहीं है, राइट। तो सेफर वुड भी कि आप अगर ऐसी ऑटो कंपोनेंट थ्रू के कंपनी के थ्रू खेले और इन्वेस्ट करें जो EV वाले पार्ट ज्यादा बनाती है और जो डिसरप्शन नहीं हो ऐसे पार्ट ज्यादा बनाती है। मेन डिसरप्शन क्या होगा? IC इंजन। रेकमेंडेशन नहीं, लेकिन सोना कॉमस्टार टाइप के स्टॉक्स आप कह सकते हैं। हाँ, मतलब कोई नहीं है, नाम के लिए बता रहा हूं। पर जिस जो IC इंजन रिलेटेड पार्ट नहीं बनाते, पर कोई वायरिंग हार्नेस हुआ, कोई लाइटिंग हुआ, उस तरह, क्योंकि वो तो सब लगने, टायर हुआ, वो सब तो लगने हैं, राइट। वो सब कैप्चर करेंगे। सेकेंडली, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो EV स्ट्रैटेजी को अपने
कोर पार्ट में बना के चल रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं कंपनीज में से, जैसे अगर मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जैसे बजाज ऑटो ने अपना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है कि वो टू ईवी सेगमेंट में जा रहे हैं, राइट। तो दोनों कंपनी जो अपनी ट्रांजिशन कर पाएंगी वो सब कंपनीज के अंदर सो देख सकते हैं। पर हाँ, ये बात सही है कि इसमें अगर और अभी तो एक टैक्टिकल प्ले इसलिए भी कि पिछले 3 सालों से ऑटो की ग्रोथ आई नहीं है, तो हो सकता है जैसे चिप शॉर्टेज खत्म होगी, अगले 1.5 साल 2 साल तो बिना डिसरप्शन के भी कंपनीज के नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल। पर लॉन्ग टर्म में ये देखना पड़ेगा कि इनकी ईवी स्ट्रेटजी राइट है कि नहीं है। वो जो डावाडोल की सिचुएशन अभी काफी समय तक चलती रहेगी। हाँ, ये हम लोगों ने इतने इस पे मैंने शोज के इतने लोगों से बात की, लेकिन ये एक्चुअली जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये आपको पता भी नहीं चल पाएगा, ये फ्यूचर में पता चलेगा। हाँ, आप अभी खाली हाइपोथेसिस कर सकते हैं एक्चुअली कि पता नहीं कैसे होगा। एक और सेक्टर है जो हमारी पूरी लाइफ को प्रभावित करता है, वो आईटी है। और इस कोविड डिसरप्शन ने तो उसमें बहुत 4 चांद लगाए और पता नहीं अनाप शनाप वैल्यूएशंस पे भी स्टॉक गए, वो एक अलग इशू है। लेकिन अब हमारी लाइफ में हर जगह है, हम लोग तो इसको ऐसे मानते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो आईटी है इस वक्त, है ना। अब वो उसमें बहुत सारे करेक्शंस भी आए, लेकिन 2019 के वैल्यूएशन के सामने अभी भी बहुत महंगे दिखते हैं, फलाना ढिमकाना, तरह तरह की स्टोरीज हैं। क्या आपको लगता है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर हो सकता है आगे जाते हुए जो हर जगह अपनी नाक घुसाए हुए, मैन्युफैक्चरिंग में भी, ईवी में भी, सब जगह, तो उसके थ्रू भी कुछ प्ले किया जा सकता है? बिल्कुल। आईटी एक्चुअली 2 बात बताऊंगा आपको, थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि आईटी अभी महंगा नहीं रहा है। आप अभी रिसेंट करेक्शंस देखेंगे तो आईटी के शेयर, टीसीएस जैसी कंपनियां 23-24 टाइम के प्राइस टू अर्निंग पे 3.5% डिविडेंड यील्ड है। एचसेलटेक जैसी कंपनियों का पी 20 टाइम में 4.5% डिविडेंड यील्ड है। सो ऐसा कोई सेक्टर लेवल पे ये मीडियन वैल्यूएशन के करीब आ गए हैं इनके। पिछले 5 साल का मीडियन वैल्यूएशन देखो, वहाँ पे आ गए, क्योंकि सेक्टर में ग्रोथ की दर बहुत ज़्यादा है। और आपने सही कहा कि हर आदमी, हर कंपनी की लाइफ में मोर ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो आप ये देखेंगे, ऐसा सेक्टर आईटी सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे डिमांड ग्लोबल है। किसी भी सेक्टर, किसी भी कंट्री, हर जगह आईटी को स्पेंड तो करना है, करना ही करना। सप्लाई खाली इंडियन है, ओनली आईटी सर्विसेज इंडियन है। तो हमारा 90% मार्केट शेयर है। तो आईटी सेक्टर में जितनी भी ग्रोथ होगी, सर्विसेज साइड में जो बोल रहा हूँ, उसमें इंडियन कंपनीज काफी कैप्चर करेंगी। तो मुझे लगता है इस सेक्टर बहुत ही सेफ है, इसमें अच्छी वेल्थ क्रिएशन होगी। वैल्यूएशन कोई ज्यादा नहीं है, काफी करेक्शन हो चुका है अभी पिछले 4-5 महीनों में। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई घबराने की जरूरत है। आने वाले समय में हमारा 165 बिलियन पेंडेमिक के टाइम पे एक्सपोर्ट था, नेस्कॉम के हिसाब से 300 से 350 बिलियन पहुंच जाएगा 5 साल में। वापस 14-15% की ग्रोथ सेक्टर लेवल पे आ रही है। कुछ कंपनियां तो ज्यादा ग्रो करेंगी। और समझदार लोग समझ गए होंगे कौन ग्रो करने वाला है। तो हमने सेक्टर्स की डिस्कशन किया, विकास के बारे में जाना, गुरु मंत्र समझा कि कैसे स्टडी करते, कैसे पढ़ते हैं। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप बुक्स वगैरह भी पढ़ते हैं, कौन सी बुक्स आप रेकमेंड करेंगे जो उनको पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक किताबें तो अलग तरह मार्केट से रिलेटेड पूछे तो नहीं, जो आपकी फेवरेट बुक हो। मैं तो करूँ कि मुझसे कोई पूछा तो मैं कहता हूँ कि आपको जो है राग दरबारी पढ़नी चाहिए। अच्छा, वो एक अलग डिफरेंट टेंजेंट की बुक है, आप कुछ भी बता सकते हैं हमारे दर्शकों। तो मेरी फेवरेट बुक है गीता के ऊपर, लेक्चर्स बाय विनोबा भावे on Gita. So he has written a book. This is a summary of his lectures on Gita. He delivered lectures on Gita when he was in jail, and it's a very nice book. And I think I have never read such a easy commentary on Gita जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और मैं सबको रिकमेंड करूंगा। काफी बार हमारे यहाँ पे मिथ है, गीता जैसी कोई बुक नहीं है, गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है जिससे आप प्रैक्टिकल लाइफ के इतने आंसर ढूंढ सकते हैं। और ये बुक उनके जो लेक्चर इतने सरल भाषा में है कि कोई भी आदमी समझ सकता है। और उसका अगर आप जितनी बार पढ़ोगे, मैं उसको कम से कम 10 बार पढ़ चुका हूँ, बार बार पढ़ते रहता हूँ। जितनी बार आप पढ़ते हो आपको कुछ ना कुछ उसमें से सीखने को मिलता है, आपके करंट प्रॉब्लम के आंसर निकलते हैं। ये लोग, मैं कह रहा हूँ, शायद लोगों को लग रहा होगा मैं कुछ क्लीशेड बात कह रहा हूँ, पर ये एक्चुअली आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। नहीं, ये सही है। देखिए, जो लोग ये शो देख रहे होंगे उनको लगेगा कि ये पता नहीं आज किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कहा था विकास ने, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपके अंदर एक बड़ा ऑरा कैसे डेवलप होता है, विजन कैसे डेवलप होता है, ऐसी किताबों को पढ़ने से, ऐसे लोगों को सुनने से, ऐसे लोगों को समझने से। क्योंकि मार्केट को अगर आपको समझना है तो केवल बैलेंस शीट पढ़ के आप नहीं समझ सकते हैं, बिग पिक्चर आपको देखनी है। तो ऐसे ही राइजिंग स्टार्स हमें आएंगे और हमें सिखाएंगे। तो आपको एक बुक भी बता दी गई कि आप इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो आपको लाइफ में कैसे चीज़ों को ठीक करना, देखना है, समझना है, उसका एक
प्रैक्टिकल अप्रोच देती है। विकास, बड़ा मज़ा आया और हमने कोशिश की कि बहुत ही छोटे में बहुत सारी बातें करके आपसे वो सब चीज़ें निकाल लें और अपने दर्शकों को दे दें। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने काफ़ी एक हल्के फुल्के मिजाज में काफ़ी कुछ बातें की, सो हमें